माजिद साहब, पहले लेट्स कम टू द मैटर एट हैंड। आपने कहा है कि ये जो इंडियन इस्लाम, जो सूफ़ी इस्लाम जो आप रिप्रेजेंट करते हो, वर्सेस जो ये तबलीगी जमात दवात इस्लामी करने की कोशिश कर रहे हैं देश में, आपने इसके बारे में पिछले साल मुद्दा खड़ा करा था। आपको क्यों शंका हुई थी, क्यों आपको इशू हुआ था कि आपने इस दवात इस्लामी के बारे में अपनी आवाज़ उठाई? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि मैं सूफीज़्म से बिलोंग करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जब सूफीज़्म से बिलोंग करते हैं तो सूफियों को सच्चाई की बात करनी चाहिए। और हम उस मुल्क के सूफी हैं कि जिसकी परंपरा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और अल्लामा फजले खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की और मजनू शाह मलक मदारी की है, कि जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानों को भी कुर्बान कर दिया। जब हमने इस रास्ते पे कदम रखा तो हमने फिर सामाजिक दायरे की तरफ देखा, तो पता चला कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सूफिज्म को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो सूफिज्म को नुकसान पहुंचाने वाले वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी तंजीमें हैं। तो जब हमने उसका मुशाहिदा किया, उसकी स्टडी की, उसका अध्ययन किया, तो चीजें कई निकल कर के आई कि एक तो फतवेबाजी संस्कृति जो हमारे देश में हावी होती चली जा रही है, और दूसरी एक ये तंजीम जो कि पाकिस्तान की है, वो तंजीम किस तरह से भारत में पैर पसार रही है। फिर मैंने उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, तो सोशल मीडिया के लिंक्स के जरिए और जो न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पोर्टल्स की न्यूज़ होती हैं, उस न्यूज़ के जरिए सर्च किया, तो मुझे एक पाकिस्तान के डॉन अखबार का लिंक हाथ लगा। उसमें उस लिंक में ये खबर थी कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई में एक बात पे विवाद हुआ। वो विवाद ये था कि वो जो उन्होंने दावत इस्लामी को फंडिंग की थी, उस फंडिंग में कुछ घपला घोटाला हुआ था। तो मेरे दिल में शंका हुई कि ये पाकिस्तान की दावत इस्लामी, जो कि अपने आप को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बताती है, इसकी फंडिंग आखिर ये आईएसआई क्यों कर रही है और उसकी आर्मी क्यों कर रही है। फिर मैंने और सर्च किया, करना शुरू किया, तो यूट्यूब में मुझे बहुत से ऐसे लिंक्स मिले जिसमें पाकिस्तान के जो बहुत से दावत इस्लामी के लोग हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी में भी शामिल हैं और वो तबलीग भी करते हैं, मुबल्लिग भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मुल्क अपनी पैदाइश के दिन से हमारे मुल्क का दुश्मन रहा हो, तो उससे वफा की तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो हम लोगों को तो हर चीज़ों को इस हिसाब से देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के हक में है कि हमारे मुल्क के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि एक वो मुसलमान के रूप में भारत में अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है मुसलमानों के बीच में ही करेंगे। तो अगर यहाँ का मुसलमान नहीं भी गड़बड़ी करता और कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, तो माहौल के एतबार से बदनामी मुसलमानों की होगी। लिहाजा ये चाहिए कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही उसका विरोध करें। तो मैंने इन सब चीजों को देखा, समझ में आया कि है नहीं, ये तो हमारे मुल्क के आप मुखालिफ अपनी है। अपनी कौम के लिए, क्योंकि आप मान बिल्कुल सही रहे हैं और इसलिए हम यहाँ पर ये बातचीत कर रहे हैं। अभी अजमेर दरगाह से जी सैयद चिश्ती मेरे साथ यही बात कर रहे थे एक मिनट पहले। और जी ये भी जी हमारी कोशिश है कि आप जैसी आवाज़ देश की जनता पे जाए, क्योंकि अब जो लोग सोचते हैं, ठीक है, कि भाई जो भी मुस्लिम टीवी पे आता है भाई वो तो यही बोलता है कि भाई किसी शिव को गाली दे देता है या फिर जी बोलता है जी कि यहाँ पर तो मुस्लिम को हर सबको डर लगता है, सब मार दें काट दें। ऐसा नहीं है, ठीक है। और जी ऐसे जी ऐसे ऐसी ऐसी आवाज़ें और दूसरी आवाज़ें भी आपकी जैसी हैं। तो इसमें जी एक एक कदम आगे लेते हैं। जी हमें बताया गया है कि हाल ही में, क्योंकि आपने दवात इस्लामी के ख़िलाफ़ बोला, कि आप पे भी लोगों ने आशंका उठाई, आप पे भी मैसेजेस दिए गए कि आप उनके उनके खिलाफ आवाज़ मत उठाएं। ये क्या सही है? जी, बिल्कुल सही बात है। ये तो आज की बात नहीं है। हमने जब शुरू से ही इस आवाज को उठाया था, सितंबर 2019 से मैंने इस पूरे इसको आंदोलन की शक्ल में उठाया। पहले मैं अकेला था, फिर लोग जुड़े, फिर एसोसिएशन तंजीमें बनाई अपनी। तो उसी दिन से लोगों की थ्रेट्स आने शुरू हो गई, धमकियां आनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि कई बार हमारे घर पर हमला हुआ, हमारे परिवार के साथ मारपीट हुई। तो ये तो बराबर होता चला आ रहा है, और वो सब करने वाले पाकिस्तान से नहीं आते हैं। वो यहाँ इंडिया के लोकल एक खास विचारधारा के, खास मसलक की विचारधारा के लोग। ओके। इसमें अभी जो हालतें हो गई हैं, ठीक है,
अब हमें पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ कोई बोर्ड पे बैठे हुए लोग मुंबई में नहीं आ रहे हैं, कि हमारे मोहल्लों में रेडिकलाइजेशन कुछ लोगों की हो गई। इसका हल कैसे निकाला जाए? देखिए, इसका हल तो सिर्फ यही हो सकता है कि दो दो तरह से काम। एक तो ये कि जो ये रेडिकलाइज कर रहे हैं लोग, इनमें जो बड़े सफेद पोश लोग हैं, बगैर किसी डर के, बगैर किसी भय के, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और समाज में जो आम मुस्लिम्स हैं उनके बीच में सूफिज्म का प्रचार प्रसार किया जाए। और तीसरा एक चीज और है कि जिससे इन लोगों को मौका मिलता है अपनी बात कहने का। जैसे कुछ लोग गैर जिम्मेदारी भरे बयान दे देते हैं, जैसे कि इस बार नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने बयान दिया, तो उनके बयानों से ज्यादा टेंशन क्रिएट हुई बनिस्बत उसके कि इससे पहले भी किसी शख्स ने 1 साल पहले बयान दिया था। तो चूंकि ये दोनों शख्स जो है वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए सभी को इसका मौका मिला। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। साथ में एक और चीज है कि हम जब बात करते हैं तो बैलेंसिंग बात करते हैं। हमने वो डिबेट भी देखी थी कि वो एक महिला जिन्होंने एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, उन टिप्पणी के पीछे भी एक शख्स बैठा हुआ था जो प्रवोक कर रहा था, जो भड़का रहा था धमकी देने के लिए। तो हमको ऐसे तत्वों को भी चिन्हित करना चाहिए। दोनों के है ना ऊपर कि अगर यही सवाल तो होता है फिर वो। अब वो धमकी देखिए, जो कहा जी गया, मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ, जो जी कहा गया सही, गलत, उल्टा या सीधा, वो इंसल्ट के तौर में कहा गया था। जैसे आवाज़ हुई, जी जैसे स्टेटमेंट जी बोली गई, जी इट वाज जी मेंट जी एज एन इंसल्ट। कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जी जी बिल्कुल जी नहीं जी होना चाहिए था। जी 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 यही तो मुसीबत है। हमने 2-3 साल पहले सोचा था कि इस न्यूज़ चैनल पे जो जो बस बस बकवास बोलने आते हैं, एक दूसरे को गाली देने आते हैं, उनको बिठाना बंद कर देंगे। अगर और जी न्यूज़ चैनल भी ऐसा करें तो देश में थोड़ा सुधार आएगा, एटलीस्ट मीडिया में सुधार आएगा। जी लेकिन जी बिल्कुल। साहब देखिए, जो अभी सोच है लोगों में, ठीक है, कि देखिए अब हमारे मोहल्ले में लोग घूम रहे हैं जो ऐसे रेडिकलाइज हो गए हैं कि उनकी बाइक की नंबर प्लेट थी 2611, ठीक है, जी जो जी जी अपनी वीडियो बना रहे हैं, लोगों को काट के उसके बाद हंस रहे हैं। जी 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 इसका अब जो इसका डी रेडिकलाइजेशन अगर होना है, चाहे ये 10 लोग हों, 15 लोग हों, 20 लोग हों, कम लोग हों, इनको डी रेडिकलाइज कैसे किया जाए? इसके लिए मैंने बताया ना कि इसके लिए तो हमको आवाम के बीच में जाना पड़ेगा। और खास तौर से जो वास्तव में ये ऐसा काम करने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है कि जो काम करना चाहता है उसको काम करने नहीं दिया जाता है। और जो लोग काम नहीं करते हैं तो चूंकि उनके अपने हमदर्द होते हैं, इसलिए उनको वहां पर बैठा करके उनसे काम कराए। ऐसा नहीं है कि सूफिज्म पे काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। हमने तो कई बार अर्जी भेजी होम मिनिस्ट्री के पास कि साहब हमको बुलाया जाए, हमारे 15 सूत्री कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों पे काम किया जाए जिससे रेडिकलाइजेशन को खत्म किया जा सकता है और हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक पैदा किया जा सकता है। और हम लोग अपने मैं बताने में कोई संकोच नहीं करना चाहता हूँ कि हमारी एसोसिएशन ने पिछले 1 महीने से जिस तरह से वो उस गुस्ताखी वाले मैटर से तहरीक चली, या उससे पहले रामनवमी के जुलूसों से जो फसादात होना शुरू हुए, पिछले 2 महीने से हमारी एसोसिएशन ने अपने सीमित संसाधनों के जरिए, ट्वीट्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे जरियों से हम लोगों ने उन चीजों को बढ़ाने का प्रयास किया। आपका ऐसा करने के लिए बहुत बहुत सलाम और शुक्रिया अदा। लेकिन इसमें मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है माजिदी साहब, जो मेरी मुसीबत है, क्योंकि मैं यहाँ न्यूज़ चैनल का एडिटर हूँ, क्योंकि मैं तमाशा नौटंकी नहीं करता हूँ, गाली गलौज नहीं करवाता हूँ लोगों से, तो मेरी क्लिप कम वायरल होती है। आपकी भी यही मुसीबत होगी, क्योंकि तमाशा नौटंकी नहीं करते हो, गाली वाली नहीं देते हो, हिंदी को गाली नहीं देते हो। तो ये मुसीबत है, ये मुसीबत है। हम इकट्ठे जुड़ के इसको संभालेंगे। लेकिन मेरे से सवाल ये है, जो आप ये टिप्पणियां सुनते हो यहाँ पर, जो रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, जो विधायक बन चुके हैं, पार्लियामेंटेरियन बन चुके हैं, जो कहते हैं कि देखिए इस कंट्री में मुस्लिम जेनोसाइड होने वाला है, हिंदू बस मुस्लिम का मार काट शुरुआत कर दिया है, आज की सरकार उसको सपोर्ट कर दी कि सारे दो कि जितने 20 करोड़ मुस्लिम को मार दिया जाएगा। ये जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं, ये क्या सही है? कि आप डर में रह रहे हो कि आपकी कौम के लोग, आपके जो दोस्त हैं जो आपके बगल में रहते हैं, वो डर में रह रहे थे कि कल हमें 2 करोड़ 20 करोड़ लोगों को मार दिया जाएगा? देखिए, एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं
और पूरा मुल्क अगर सुन रहा हो तो हमारी बात सुने, और खासतौर से मुसलमान सुने। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना महफूज हिंदुस्तान में है उतना किसी भी मुल्क में नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जितनी आज़ादी यहाँ पर बोलने पर है और उतनी आज़ादी पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर नहीं है। बिल्कुल भी हिंदुस्तान का मुसलमान डरा नहीं हुआ है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ होता तो उदयपुर में एक घटना नहीं हो सकती। उदयपुर की एक घटना बता रही है कि कितने हौसले बुलंद हैं सभी लोगों के। अपना अपना सब काम करते हैं, सियासी रोटियां सेकने के लिए कोई सेमिनार बुलाता है कि मुसलमान खतरे में है। हमने तो ग्रेगरी स्टैंटन जैसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए यहाँ की पुलिस को लिखा था कि उसको FIR दर्ज करके और इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया जाए, जो हमारे मुल्क को बदनाम कर रहा है, जो अल जजीरा के पोर्टल में बैठ करके लिखता है कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार होने वाला है। लेकिन वो अकेले नहीं है। आपने राना अयूब के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। वो हाल ही में 2-3 दिन पहले कह रही थी कि देखिए यहाँ पर तो हिंदू फैशिस्ट स्टेट है। तो आप ये समझ, अगर हम जो देश के हिंदू हैं उन जो ये पढ़ते हैं और देखते हैं कि भी देखो यहाँ पर आप सुबह शाम हमें गाली दे रहे हो कि हम मारने काटने पे तुले हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखिए, अगर बाएं दाएं देखिए, पाकिस्तान में देखें या बांग्लादेश में देखें, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं आपको पता है हाल ही में करीबन ख़त्म हो गई हैं। अफ़गानिस्तान में अब पिछले हफ्ते के टेरर अटैक जो गुरुद्वारे में हुआ था, अब करीबन 60 सिख रह गए पूरे देश में, अफ़गानिस्तान में। तो अगर बाएं देखें दाएं देखिए और वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में कितनी हालत ख़राब है, फिर हम इस देश से सवाल होता है कि आप माइनॉरिटीज़ को ट्रीट नहीं करते हो। ये आशंका हम कैसे इस हिंदू कम्युनिटी के कम्युनिकेट करें कि इस मुल्क का जो मुसलमान है ऐसा नहीं सोचता है, बल्कि में। देखिए, ये आपका जो सवाल है बड़ा दिलचस्प सर सवाल भी है, और इसकी अगर हम तह में जाएंगे और इसके बारे में सर्च करेंगे तो बड़ी अजीब चीजें मिलेंगी। एक छोटा सा तबका, एक बहुत मामूली सी तबका जो मेन स्ट्रीम की सियासत से बहुत दूर है, लेकिन वो उन विचारों के साथ सत्ता में आना चाहता है जिन विचारों के साथ 1947 में वो पाकिस्तान नहीं जा पाया था। वो एक तबका विभिन्न प्रकार की सियासी जमातें बनाता है। कभी वो जमात इस्लामी बनाता है, तो कभी वो सिमी बनाता है, तो कभी वो PFI बनाता है, तो कभी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बनाता है। और आप जब रिसर्च करके देखेंगे तो यही लोग हैं जो इस बात की सियासत करते हैं कि मुसलमान डर के जी रहा है, मुसलमान भय में जी रहा है। और जब चुनाव नहीं होते हैं तो ये पूरे 5 साल तक वातावरण खराब करते हैं, और जब चुनाव होता है तो चुनाव में जब लड़ने जाते हैं तो वातावरण जिनसे खराब कराते हैं वही मुसलमान इनको नकार देता है और हिंदू लीडरशिप को वोट देता है जाकर के। बीजेपी को चाहे भले ना देता हो, लेकिन दूसरी हिंदू लीडरशिप पार्टीज को वोट देता। और ये कहीं ना कहीं ये बड़ा सुखद विषय है, पूरी दुनिया में मैसेज देना चाहिए कि ये जो लोग ये चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड होने वाला है, तो अगर मुसलमानों की इतनी चिंता इनको है तो मुसलमान इनके साथ जुड़ता क्यों नहीं है, और जुड़ने के बाद इनको पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों नहीं करता। जो आजकल एक साहब हैं साउथ इंडिया के, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, तो वो तो उन्होंने इतना बावैला खड़ा किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हाशिए पर पहुंच गए। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इन लोगों को खड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। हाँ, पता नहीं कौन सी ऐसी सियासी मजबूरी है, हो सकता है कि इन लोगों के चिल्लाने की वजह से किसी दूसरी जमात को दूसरे तरीके का फायदा होता हो, तो इसलिए इन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। वरना अगर हुकूमत आ जाए अपने आप कार्रवाई करने पर, तो बड़े से बड़े किसी भी तरह की चू से चा नहीं कर सकते, क्योंकि डिसिप्लिन से ही मुल्क चलते हैं और डिसिप्लिन से ही सारी चीजें। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.